So, good morning class 6 students. Again warm welcome to you at the residential DFS online classes. So, I hope everybody is fine. So, today again we will start the biology section because we have many more chapters. मतलब biology section में ज़्यादा chapters हम लोग के हैं, तो इसीलिए मैं biology continue करना चाहूँगा, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, है ना? उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ लिए थे. उसके बाद थर्ड चैप्टर का नेम यहाँ पे है फाइबर टू फैब्रिक, बायोलॉजी सेक्शन ऑफ क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विदाउट किलिंग टाइम, सो स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू टेक योर बुक्स एंड जस्ट फोकस ऑन लाइन बाय लाइन. ठीक है, हम लोग लाइन बाय लाइन फोकस करेंगे और चैप्टर को डीपली समझने की कोशिश करेंगे. तो देखो यहां पे फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्या बोल रहा है यहां पे. क्लोथिंग इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ. देखो देयर आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन. 3 चीज जो होता है वो प्राइम या बेसिक नीड्स बोला गया, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. मतलब रोटी, कपड़ा, मकान. इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोथिंग के लिए. तो क्लोथिंग भी, विदाउट क्लोथ्स वी कैन नॉट जस्ट सर्वाइव और वी कैन नॉट जस्ट लीव आवर लाइफ इन अ वेरी सिविलाइज्ड वे. चलो पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स था, वो सब बिना कपड़े का, मतलब वो सब नेकेड लाइफ, वो सब आपका है ना जीते थे, व्यतीत करते थे, वो अलग अलग बात है. मतलब उस समय सिविलाइजेशन नहीं था, सभ्यता नहीं था, उन लोगों को सेंस नहीं था. बट टुडे वी हैव द सेंस ऑफ सिविलाइजेशन, है ना? हम लोग के सेंस काफी वेल डेवलप हो चुके हैं. वी कैन अंडरस्टैंड, है ना, हाउ टू लिव इन आवर सोसाइटी इन सिविलाइज्ड वे. सभ्यता पूर्वक कैसे जीना है हम लोग के समाज में, वो हम लोग को पता है. तो कपड़ा बहुत नेसेसिटी चीज है ह्यूमन बीइंग के लिए. सो वी वेयर क्लोथेस. तो हम लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं, है ना? व्हाई डू वी वेयर क्लोथेस, क्वेश्चन आ सकता है. वी वेयर क्लोथेस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द वेदर कंडीशंस सच एज हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, स्टॉर्म, etc. तो डियर स्टूडेंट, व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स का आंसर यहां पे है. वी वेयर क्लोथेस, है ना, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट वेदर कंडीशन. लाइक हीट से बचना है ना, हीट से बचने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए, है ना, रेन से बचने के लिए, स्टॉर्म से बचने के लिए, etc. इसके अलावा इंसेक्ट से बचने के लिए, है ना, एंड टू लुक स्मार्ट, टू लुक सिविलाइज्ड वे, है ना. इसके लिए हम लोग को कपड़ा, चाहे क्लोथेस, है ना, वेयर करना, है ना, करने की जरूरत पड़ता है ना. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो क्लोथेस आल्सो ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स, जर्म्स, etc. तो क्लोथ्स आपका जर्म से, डिजीज से, है ना, बाहर का जो डस्ट है, मिट्टी, है ना, धूल मिट्टी से भी हम लोग को बचाता है. इसलिए कपड़ा, है ना, चाहे क्लोथेस हम लोग को जरूरी है और हम लोग उसे वेयर करने की एक आपका नेसेसिटी है हम लोग की लाइफ में. वी हैव टू वेयर द क्लोथेस. ठीक है. दूसरा आपका टॉपिक यहां पे, क्लोथेस रिफ्लेक्ट आवर पर्सनालिटी एंड मेक्स अस लुक गुड आल्सो. तो आजकल देखो फैशनेबल आपका, है ना, डिजाइन का आपका वर्ल्ड है. आजकल का क्लोथ्स आपका एक डिजाइन, आउटलुक को प्रेजेंट करने के लिए भी आप पहना जाता है ना, टू बिकॉज फैशन वर्ल्ड है. तो हम लोग अपने न्यू लुक को, चाहे अपने पर्सनालिटी को, है ना, इनहांस करने हेतु हम लोग अलग अलग डिजाइन का कपड़ा, ताकि हम लोग का जो अपीयरेंस, आउटलुक अच्छा लगे, है ना. यू वांट टू मेंटेन योर पर्सनालिटी अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ताकि हम लोग क्राउड से अलग दिखे, अलग लगे. इसके लिए हम लोग आजकल नए नए स्टाइल का, नए नए आपके डिजाइन का कपड़ा हम लोग पहनते हैं, नहीं? बिकॉज क्लोथेस इज वेरी वेरी नेसेसिटी फॉर आवर लाइफ. People in different regions of the world wear different kinds of clothes. It usually depends on the climate of that places. In addition, every region has its own traditional clothing. देखो हर एक रीजन में, हर एक कंट्रीज में अपना अपना एक ट्रेडिशनल क्लोथेस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, है ना. जैसा देश वैसा भेष, कहावत है. हर एक देश अपना अपना, है ना, क्लोथिंग्स का स्टाइल अलग अलग है आपका. जैसे जापान में आपका ट्रेडिशनल अपना ही है. इंडिया का अपना कल्चरल ट्रेडिशनल क्लोथ्स है, कस्ट्यूम्स है,
उसके अलावा रीजन के हिसाब से भी अलग पड़ जाता है। जैसे जहां पे जिस रीजन आपका अधिकतर है ना, मतलब थ्रू आउट द ईयर यदि हॉट है, समर है, तो वहां पे पीपल जनरली क्या वेयर करते हैं, है ना, लाइट क्लोथ्स वेयर करते हैं, है ना। जहां पे अक्सर जैसे आइसलैंड ले लो, चाहे ना जो आपका ऐसा कंट्री जो आपका अधिकतर है ना ठंडी रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मोस्ट ऑफ पार्ट्स दे रिमेन अंडर द विंटर सीजन थ्रू आउट द ईयर। तो वहां पे जो कपड़ा जो पहनते हैं, है ना, जनरली वहां पे उलन क्लोथ्स मींस वार्म क्लोथ्स वहां पे अक्सर आदमी को, है ना, लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे रीजन कैसा है, वहां पे वो ठंडी रीजन से, तो रीजन के हिसाब से भी आपका कपड़ा अलग अलग हो जाते हैं, है ना। गर्मी में आपका लाइट कपड़ा, जहां पे ठंडी है वहां पे उस टाइप का वुलन क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स वहां पे पहनने की जरूरत लगता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना, रीजन के हिसाब से, है ना, ट्रेडिशन के हिसाब से, और अपने कंट्री का जो भी कल्चर से, है ना, जो भी आपका रीति रिवाज है उसके हिसाब से भी आपका जो क्लोथिंग का सेंस होता है वो आपका अलग अलग हो जाते हैं, है ना। हर एक कंट्री का अपना अपना क्लोथेस है, मगर क्लोथेस वेयर करने का मकसद वही है, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द हीट, कोल्ड, रेन, स्नो। उसके अलावा हम लोग इंसेक्ट से बचने के लिए, जम से, डिजीज से, डस्ट, मड से, है ना, इटीसी बचने के लिए हम लोग क्लोथ्स लगाते हैं। इसके अलावा इन दिनों हम लोग अपने आउटलुक को, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हम लोग अच्छे से कपड़े पहनते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया क्लोथ्स का नेसेसिटी हो गया। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मैटेरियल्स। ये क्लोथिंग कब से आया, इसका हिस्ट्री हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। बुक में देखो यहाँ पे क्लोथिंग इज है ना एक्सक्लूसिवली अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एविडेंसेस सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स मे हैव बिगन wearing clothes as far as 100,000 to 500,000 years ago। तो माना जाता है कि जो क्लोथिंग है ये आपका एक्सक्लूसिवली एक आपका ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अरे आज से शुरू नहीं हुआ, लगभग आपका मानो 1 लाख से लेके 5 लाख ईयर्स एगो, आज से ठीक 1 लाख या 5 लाख साल पहले ही एगो ही आपका क्लोथिंग्स का आपका फॉर्मेशन, चाहे यूज इंप्लीमेंटेशन हम लोग के लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में आपका हो गया था। तो सोचो कितना साल पहले से आपका क्लोथिंग का सेंस था ह्यूमन बीइंग से, ठीक है ना। लाखों लाख साल पहले से आपका ये वेयरिंग का क्लोथ्स का आपका सेंस आ गया था ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। ये हम लोग के एविडेंस सजेस्ट करते हैं, एविडेंस मींस प्रूफ्स जो इकट्ठा किए हैं आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, उसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं। तो लॉन्ग एगो पीपल यूज्ड टू कवर देयर बॉडीज विथ बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर। तो डियर स्टूडेंट, जब क्लोथिंग मानो आज से ठीक 1 लाख या 5 लाख साल पहले ही आया था, तो उससे पहले आदमी सब क्या पहनता था? जब क्लोथ्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुआ था, है ना, उस समय क्या करते थे आदमी सब, चाहे जो ह्यूमन बीइंग्स थे उस समय का, उस समय आपका जैसे जो ट्रीज का बार्क मींस एग्जैक्टली ट्रीज का जो स्किन्स होते हैं, है ना, उसको खाल करके, उसको छील करके, मे बी जो भी आपका लीव्स है, बड़े बड़े लीव्स, उसको वेयर करते थे ह्यूमन बीइंग्स, है ना। उसके अलावा एनिमल, क्योंकि वो सब क्या था, है ना, हंटर एंड गैदरर्स थे, है ना, एक कहीं शिकार खेलना, शिकारी के रूप में थे वहां पे। कोई जानवर का मार लिया तो उसका जो खाल होता है वो सब जैसे स्किन को निकाल करके, उसको लपेट करके, वो सब आपका एक क्लोथिंग का सेंस अपना पूरा करते थे। जब क्लोथिंग का रियल इन्वेंशन आपका नहीं हुआ था, तो जो एनिमल स्किन हो गया, लेदर्स हो गया, है ना, उसी को रैप अप करते थे अपने बॉडी के ऊपर, ठीक है डियर स्टूडेंट। चाहे बार्क हो गया, बार्क्स में से आपका जो स्किन हो गया, स्किन ऑफ द स्टेम्स एंड द लीव्स, जो बड़े बड़े लीव्स था उस समय का, उस लीव्स को यूज करते थे अपने तन ढकने के लिए, मींस बॉडी को ढकने के लिए। उसके अलावा जो भी एनिमल्स को वो लोग हंट करते थे, है ना, उनका जो भी आपका है स्किन्स को, चाहे लेदर को इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए। एंड द फर, ठीक है, फर मींस जो स्किन के ऊपर जो रहते, जैसे बाल जैसे है ना, रैबिट का फर, है ना, जो फर बोलो, फर आपका एक फाइबर है ना, चाहे बाल बोलो, हेयर्स बोलो, हेयर्स ऑफ एनिमल्स, उसको लेकर के आपका वो कवर करते थे।
After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. जब ह्यूमन बींग्स एग्रीकल्चर सेटलमेंट करना शुरू कर दिए, जब एक आदमी में एक विकास आया, एक सोच आया कि चलो अब हम लोग हंटर एंड गैदरर की जिंदगी छोड़ करके अब हम लोग को कुछ एग्रीकल्चर करना चाहिए, कहीं सेटल होना चाहिए, कम्युनिटीज को बसाना चाहिए, सोसाइटी में बैठना चाहिए, जब वो सेंस आने लगा तो धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर जो ग्रासेस था, है ना, ट्विग्स, है ना, ट्विग्स से दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स। जो ट्विग होता है छोटा छोटा जो लकड़ी का जैसे सुई जैसा है, उसको यूज करके वो वेव करना सीख गए। वेव मीन्स वो सिलाई करना, है ना, धीरे धीरे वो सीख रहे थे उस समय। तो धीरे धीरे ग्रास जो लॉन्ग लॉन्ग ग्रास थे उसको काट करके उसको ट्विस्ट कर करके मैट्स बनाते थे, मीन्स बिछावन बनाना शुरू कर दिए, उसको सीखना शुरू कर दिए। बास्केट्स, बास्केट मीन्स टोकरी बनाना सीख गए वो सब, ठीक है। वाइन्स, एनिमल्स, फ्लेश आर हियर वेयर टू स्टे टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। जो ये वाइन्स है और एनिमल फ्लेश है ना, इनको खाल करके उनको एक साथ सिलाई करना वो सब सीख गए, ठीक है। विच वेर देन ओवन इनटू फैब्रिक्स। उसके बाद छोटा छोटा जैसे एनिमल का फ्लेश में जो आपका स्किन्स होते हैं, है ना, जो लेदर्स होते हैं बाहर का जो स्किन, एनिमल स्किन, उनको खाल करके छोटा छोटा पीस में उनको सिलाई करना सीख गए। धीरे धीरे वो लंबा फैब्रिक के रूप में वो, है ना, एक लॉन्ग स्टैंड बनाना शुरू कर दी, ठीक है। ये सब अर्ली ह्यूमन बींग्स आपका सीख गए थे। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखो यहां पे, द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रिवर्स नियर द रिवर गंगा। इन एंशिएंट इजिप्ट, कॉटन एज वेल एज flax were cultivated near the river Nile and were used to make fabric. तो जो अर्ली इंडियंस थे डियर स्टूडेंट्स, है ना, वो सब क्या सीखे, वो सब मेड आउट कॉटन, मतलब कॉटन से, कपास से, रुई से वो सब फैब्रिक बनाना शुरू कर दिए, होममेड में घर में ही बनाना शुरू कर दिए फैब्रिक्स, है ना। दैट ग्रो नियर द रिवर्स गंगा, जो गंगा रिवर के आसपास जितना भी कॉटन ग्रो होते थे, है ना, उन्हीं को लेकर के वो सब अपना फैब्रिक बनाना शुरू कर दिए। और जो इजिप्ट का थे, एंशिएंट इजिप्ट का जो इजिप्शियंस, वो सब कॉटन और फ्लैक्स को जो प्लांट है इसी से फाइबर लेकर के उनसे भी आपको फैब्रिक बनाना शुरू कर दिए, है ना। चाहे रिवर नाइल के जो आसपास जो बासिंदा थे अर्ली इजिप्शियंस, और रिवर गंगा के आसपास जो भी बासिंदा थे जो अर्ली इंडियंस थे, वो सब कॉटन और फ्लैक्स का यूज करके वो फैब्रिक्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। और इसी फैब्रिक को अपने, है ना, क्लोथिंग के रूप में, क्लोथिंग के सेंस में वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। तो डियर स्टूडेंट, अप टू दिस टॉपिक आई थिंक यू हैव बीन क्लियर। हम लोग आगे और पढ़ेंगे। दूसरा यहां पर देखो, द मैटेरियल दैट इज यूज्ड एज स्टिचिंग was not known in those days, therefore people simply drap the fabrics around different parts of their body। क्योंकि उसमें फैब्रिक तो बनता था मगर स्टिचिंग उस समय का जो पीपल थे, अर्ली पीपल, वो सब उन लोग को स्टिचिंग करना नहीं आता था। जैसे आज का टेलर सब हम लोग के बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से वो स्टिच कर लेते हैं फैब्रिक को काट करके, बट एग्जैक्टली उन लोग को स्टिचिंग का सेंस, चाहे स्टिचिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होने के कारण से उसे डायरेक्टली उस फैब्रिक को अपने बॉडी के आसपास रैप कर लेते थे, ठीक है। इस हिसाब से वो अपने, जैसे चादर जैसे नहीं ओढ़ते हम लोग, उसी ढंग से वो फैब्रिक को ओढ़ लेते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो यहां पे, फैब्रिक वर ड्रैप इनटू द मेनी डिफरेंट वेज विद द इन्वेंशन ऑफ द सोइंग नीडल्स पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। जब नीडल का इन्वेंशन हुआ डियर स्टूडेंट्स, है ना, नीडल मींस सुई, जिसमें हम लोग धागा डालते हैं उसके एंड में, उसके बाद हम लोग सिलाई करते हैं, स्टिच करते हैं, देखा होगा फैब्रिक को। जब स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ, देन पीपल दे केम इजीली, दे नोन इजीली टू स्टार्ट इचिंग द फैब्रिक्स इनटू टू मेक द क्लोथ्स।
तो वो लोग में एक आपका नॉलेज आ गया, सेंस आ गया कि फैब्रिक को काट करके हम लोग अपनी बॉडी के हिसाब से उसको हम लोग स्टिच करके हम लोग पहनेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो उस हिसाब से फैब्रिक को, है ना, स्टिच करना वो सब शुरू कर दिए और अपने बॉडी को अच्छा से वो बॉडी पे अच्छा से वो लगाना शुरू कर दिए, मीन्स पहनना शुरू कर दिए। तो इस हिसाब से एक सेंस ऑफ क्लोथिंग आपका डेवलपमेंट हुआ डियर स्टूडेंट। ये हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे, इतिहास पढ़ रहे, कपड़ा कहां से आया, कैसे पहनने की एक सेंस जनरेट हुआ ह्यूमन बीइंग्स में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो लोग फैब्रिक को सिलाई करना सीख गए क्योंकि स्विंग नीडल का इन्वेंशन उस समय आपका पहली बार हो गया था। उसके बाद देखो यहां पे स्टिच क्लोथ्स हैव गन थ्रू मेनी वेरिएशंस since their inventions, but even today sari, dhoti, lungi, turban etc are popular, used as unstitched pieces of fabric. Dear student, पहले तो हर एक चीज जो उस समय का जो अर्ली ह्यूमन बींग्स था, जो उस समय भरकर आपको जो काफी हम लोग जो आपका बोलो ना फोर फादर एंसेस्टर जो थे उस समय, जब वो क्लोथिंग का सेंस डेवलप किए थे, जब आपका क्लोथ का इन्वेंशन किए थे, तो उसमें आपका सेविंग नीडल आपका नहीं हुआ करते थे, जो फैब्रिक को ही अपने बॉडी के आसपास वो लपेट लेते थे, मींस रैप कर लेते थे, रैप अप कर लेते थे। जब स्विंग नीडल आया तो थोड़ा बड़ा आपका स्टिच, सेंस ऑफ स्टिच आया, जो छोटा छोटा फैब्रिक को एक लंबा फैब्रिक के रूप में इस्तेमाल करना सीख गए थे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स। मींस लेटर आज तक जो हम लोग अभी आ गए, अधिकतर जितना भी कपड़ा हम लोग पहनते हैं कहीं ना कहीं स्टिच मिलेंगे आपको। जैसे शर्ट का ही ले लो, बहुत सारे स्टिचेस हैं, है ना। पहले जैसे मानो हम लोग यदि शर्ट सिलाना चाहते हैं, हम लोग आपका पहले क्लोथ शॉप में जाते हैं, अपने मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग क्लोथ कटवाते हैं, मींस फैब्रिक कटवाते हैं। उस फैब्रिक को लेके हम लोग टेलर के पास जाते हैं और टेलर वहां पे नापी लेते हैं, मींस मेजर करते हैं हम लोग बॉडी के पार्ट्स, उस हिसाब से कट, मींस उस फैब्रिक को बहुत सारा पीसेस में काटते हैं। उसके बाद उनको सिलाई मशीन में, स्विंग मशीन में उनको डाल करके सिलाई करके एक शर्ट तैयार करते हैं। तो अधिकतर जो भी हम लोग शर्ट, पैंट, है ना, जितना भी जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं अधिकतर कहने के स्टिच मिलेंगे। पर अभी भी कुछ ऐसा कपड़ा है जो अनस्टिच के रूप, अनस्टिच है ना, रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे साड़ी ले लो, एक लॉन्ग फैब्रिक है, उसी को वुमेन्स अपना लपेट करके अपने इस्तेमाल करते हैं एज अ साड़ी। जैसे धोती, धोती भी स्टिच नहीं किया जाता है ना, लॉन्ग रहते हैं, उसको लपेट करके रैप अप करके आपका पहना जाता है। टर्बान, टर्बान मींस पगड़ी देखा होगा, वो भी एक लॉन्ग फैब्रिक है, उसको लपेट करके ही इस्तेमाल किया जाता है, जब टर्बान एज अ पगड़ी। ठीक है, कुछ साड़ी, धोती ले लो, लुंगी ले लो, लुंगी भी अभी है ना लॉन्ग फैब्रिक है, सिर्फ उसको लपेटा जाता है ना, लपेट करके ही पहना जाता है। तो ये सब क्या है, अभी भी अनस्टिच कुछ क्लोथेस है जो हम लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मगर मोस्ट ऑफ जो क्लोथेस अभी का है हम लोग जनरली स्टिच करके ही इस्तेमाल कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। Now next topic स्टूडेंट देखो यहां पे, the material that is used to make clothes is called fabric। जो कपड़ा होते हैं ना, जैसे काट के लेकर आते हैं, तो फैब्रिक है एग्जैक्टली, है ना, उसी से हम लोग अपना कपड़ा मेजर करके हम लोग बनवाते हैं। The long clothes which are cut into the several pieces and stitched to make our required clothes is known as fabric। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, एग्जाम्पल बेड शीट्स, बेड शीट्स देखा होगा, एक लॉन्ग फैब्रिक टाइप का भी है ना, काटते हैं सिंपल, उसको हम लोग बेड के ऊपर हम लोग उसको बिछावन की तरह का हम लोग बिछा लेते हैं, तो बेड शीट्स है वो सब। ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, स्कूल बैग्स, ड्रेसेस, सॉक्स etc आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स। तो फैब्रिक का भी टाइप है डियर स्टूडेंट, कोई आपका कॉटन का फैब्रिक है, कोई वूल का फैब्रिक है, कोई सिल्क का फैब्रिक है, कोई इन दिनों आपका सिंथेटिक फैब्रिक जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक etc। तो फैब्रिक का भी टाइप से वेराइटीज है। तो हम लोग अपने हिसाब से, अपने पेमेंट के हिसाब से, अपने पॉकेट में किस हिसाब से पैसा है, उस हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से है ना कपड़ा चाहे फैब्रिक हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, फैब्रिक इज मेड ऑफ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। अब ये जो लंबा हम लोग जो कपड़ा देख रहे हैं, जैसे आपका एक बेडशीट्स, तो बेडशीट में देखना ध्यान से, बहुत सारा आपका थ्रेड लाइक मैट्रेस निकलेंगे, है ना, धागा जैसे आपका निकलते रहेंगे, चाहे आपका देख सकता, गौर करना, हर एक चीज, शर्ट में भी देखो, पैंट में देखो, मतलब धोती में देखो, साड़ी में देखो, बहुत सारा वहां पे आपके धागा जैसे मिलेंगे। तो दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइबर।
तो बहुत सारा फाइबर्स मिलते हैं, वेवन होते हैं, तब जाकर के एक फैब्रिक तैयार होते हैं। तो इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया डियर स्टूडेंट, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, थ्रेड लाइक मटेरियल से, और फैब्रिक आपका जब वो थ्रेड को बुना जाता है, वेब किया जाता है, एक लॉन्ग स्ट्रैंड, एक लॉन्ग पीसेस ऑफ क्लोथ जो बनाए जाते हैं, उसी लॉन्ग क्लोथ्स को हम लोग बोलते हैं फैब्रिक। सो चैप्टर नेम गोज फाइबर टू फैब्रिक। पहले आपको फाइबर लेना पड़ेगा, तब फैब्रिक बनेगा। तो फैब्रिक को काटो और अपनी क्लोथिंग के हिसाब से मेजर करके अपना स्टिच करो, क्लोथ्स रेडी। इन दिस वे क्लोथ्स आर मेड टू रेडी। फॉर्मेशन ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स इज अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो फाइबर्स जो हम लोग फैब्रिक बनाते हैं डियर स्टूडेंट, ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यानी कि झट से बन गया, काफी टाइम लगता है ना। पहले आपका फाइबर को कलेक्ट किया जाता है, उसको स्पिनिंग किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, एक लॉन्ग थ्रेड बनाया जाता है, फिर उसको यार्न बनाया जाता है ना। अपने कलर के हिसाब से उसको डाई करो, है ना। डाई करने के बाद उस थ्रेड को फिर वेव किया जाता है, बुना जाता है। एक इधर से परपेंडिकुलर, एक इधर जाएगा तो एक इधर इंटरलॉक किया जाता है ना। आफ्टर इंटरलॉकिंग ऑल द थ्रेड्स यू विल गेट द फैब्रिक। फिर उसे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, है ना। उसके हिसाब से उस फैब्रिक को अपने मेजरमेंट, अपने बॉडी का डिफरेंट पार्ट जहां पे शर्ट के रूप में इस्तेमाल करना है, चाहे पेंट के रूप में इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से मेजरमेंट लेकर के आपका टेलर काटते हैं और स्टिच करके हम लोग को प्रोवाइड कर देते हैं। इन दिस वे, है ना, फाइबर से लेकर फैब्रिक तक आपका एक लॉन्ग जर्नी होता है, मींस लॉन्ग प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स। The objective of studying this chapter is to gain knowledge about the different types of fibers, their sources and the process used to convert the fiber into fabric. इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद वही है कि हम लोग को पता चल सके फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है, और हम लोग का क्लोथेस कैसे आपका प्रिपेयर्ड होते हैं, चाहे मैन्युफैक्चर होते हैं। यू शुड नो टू गेन नॉलेज। कोई पूछ दिया कपड़ा कहां से आता है, हम लोग दुकान से लेते हैं। दुकान वाला कहां से लाते हैं, फैक्ट्री से लाते हैं। फैक्ट्री वाला कैसे उत्पादन करते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइबर लेते होंगे, उसको बुनते होंगे, कलर करते होंगे, अलग अलग कलर, कोई पिंक कलर का, रेड कलर का, है ना। तो फाइबर को हम लोग, है ना, फैब्रिक को अपने मन पसंदीदा हिसाब से हम लोग कलर करके अपने हिसाब से हम लोग अपने डिजाइन का हम लोग क्लोथेस इन दिनों हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो आजकल का युग क्या है, फैशन है, डिजाइन है, आउटलुक को काफी जो आदमी है सेंसिटिव है इसके प्रति। तो इन दिनों कपड़ा आपका ज्यादा आपका जैसे बॉडी को ढकने से, है ना, से दूर की बात है, उससे पहले आपका ज्यादा आपका अभी आउटलुक में ध्यान दिया जाता है ना, हर एक इंसान से। मतलब कैसे देखूं, किस कलर का कपड़ा मैं पहनूं ताकि मेरा पर्सनालिटी ज्यादा अच्छा दिखे, इसमें ज्यादा, है ना, हर एक लोग फोकस करने की आपका कोशिश कर रहे हैं इन दिनों। ठीक है, दूसरा टॉपिक यहां पे है वेराइटी इन फैब्रिक्स डियर स्टूडेंट्स। आई टोल्ड यू देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फैब्रिक्स, मींस फैब्रिक अलग अलग फाइबर से बना सकते हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से अलग अलग फैब्रिक्स भी हैं। फाइबर भी अलग है तो फैब्रिक्स भी डिफरेंट वेराइटीज का है। ठीक है, देखो यहां पे दूसरा कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक मींस कॉटन थ्रेड से बना है, कॉटन फाइबर से बना है। सिल्क फैब्रिक सिल्क से बना है, उलन उल से बना है, और सिंथेटिक आपका मालूम है मैनमेड फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट फैब्रिक्स, है ना, फाउंड इन आवर मार्केट्स, है ना। जिसको जो पसंद उस हिसाब से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑल फैब्रिक्स आर मेड ऑफ yarns that are woven or knitted together and each yarn is further made of thinner strand called fibers. हर एक जो फैब्रिक है कहीं ना कहीं यान से बना गया है। अब यान क्या, यान मीन्स आपको कुछ नहीं, एक आपका देखा होगा एक राउंड बॉल शेप का आपका जो थ्रेड को लपेट करके बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यान। जो थ्रेड बनता है, थ्रेड भी कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा माइन्यूट थ्रेड से बना है, पतला पतला थ्रेड से बना है। तो ईच एंड एवरी थिन थ्रेड लाइक मेटल को हम लोग बोलते हैं फाइबर। ठीक है, उससे हम लोग ट्विस्ट करके, स्पिनिंग करके हम लोग एक लॉन्ग थ्रेड तैयार करते हैं। जब थ्रेड तैयार हो जाते हैं फिर उसको हम लोग एक लॉन्ग थ्रेड के रूप में फिर उसको हम लोग लपेटते हैं, तो राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यान। उसके बाद हम लोग कलर भी कर सकते हैं उसको, है ना, डाई कर सकते हैं, परमानेंट डाई। आफ्टर डाइंग हम लोग उसको वेव कर सकते हैं, बुनाई कर सकते हैं, चाहे निट कर सकते हैं हम लोग।
तो वेब करने के बाद, निटिंग करने के बाद आपको एक लॉन्ग फैब्रिक तैयार हो जाता है। जब फैब्रिक तैयार हो गया तो उस फैब्रिक को अपना कटवा लो और अपने टेलर के पास हो, अपनी बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से उस ढंग से अपना कपड़ा बना लो। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट यहां पे फाइबर। तो यहां तक हम लोग समझ में आ गया कि कैसे आपका क्लोथिंग का इन्वेंशन हुआ, क्या क्लोथिंग का हिस्ट्री रहा है ना। पहले पहले जमाना में जैसे बिफोर सिविलाइजेशन आदमी सब कैसे रहता था, जब सिविलाइजेशन धीरे धीरे आने की कोशिश किया, चाहे शुरू हो गया, देन अर्ली ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू कवर देयर बॉडी यूजिंग द बार्क्स एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज ऑफ द प्लांट्स एंड यूजिंग द एनिमल स्किन्स ऑल्सो। तो ये सब का आपका है ना उस समय यूज करते थे। तो लेटर ऑन जब आपका फाइबर का इन्वेंशन हुआ, उसी फाइबर को यूज करके फैब्रिक बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ऐसा हिस्ट्री रहा हम लोग का इंट्रोडक्शन चैप्टर में, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग फाइबर्स पढ़ने जा रहे हैं। Now next topic dearest friend, fibers. तो what are fibers? क्योंकि चैप्टर का नाम फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर मतलब हम लोग क्या समझते हैं डियरेस्ट फ्रेंड्स? लेट मी रीड थ्रू आउट द बुक्स मींस पैराग्राफ। फाइबर्स आर वेरी फाइन, है ना, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स दैट कैनॉट बी मेड इनटू अ फैब्रिक डायरेक्टली, सो दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू yarns which are longer, thicker and stronger. तो फाइबर एग्जैक्टली डियरेस्ट फ्रेंड्स वेरी फाइन, काफी पतला होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, जैसे हम लोग को बाल होते हैं ना वैसे आपके स्ट्रक्चर से काफी आपका थीन रहते हैं। एंड दे कैनॉट बी मेड इनटू फाइबर डायरेक्टली, मतलब फाइबर को डायरेक्टली हम लोग फैब्रिक नहीं बना सकते हैं। पहले फाइबर लेना है, जमा करना है, उसको स्पिनिंग करना है, ट्विस्ट करना है, लॉन्ग थ्रेड बनाना है। जब थ्रेड बन जाएगा उसको यान बनाना है। देखा होगा कटन बल्स, है ना। जब वो यान बन जाएगा, जो यान आपका काफी लॉन्गर है, थिकर, स्ट्रॉन्गर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो फाइबर को स्पिनिंग करके देखा होगा, है ना। जब स्पिन करके हम लोग जो पतला पतला थ्रेड है उसको और स्ट्रांग बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग मेक्स यान, है ना। तो स्पिनिंग करके हम लोग यान बना लेते हैं। अब यान बनने के बाद उसको हम लोग वेब करते हैं। ठीक है। A yarn is continuous strand make up a number of fibers twisted together. अब यान क्या है, तो यहां पे डिफिनेशन आ गया, व्हाट इज फाइबर्स, व्हाट इज यान आल्सो, है ना, व्हाट इज स्पिनिंग आल्सो। तो यहां पे लिख सकते हो इस पैराग्राफ से डिफिनेशंस। A yarn is a continuous strand make up of a number of fibers twisted together. Twisted means एक साथ उसको, है ना, बांटा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है टुगेदर। क्योंकि पतला पतला थ्रेड को लेंगे, धागा को लेंगे, है ना, फिर एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करेंगे तो काफी मजबूत होते चला जाएगा डियर स्टूडेंट्स। एक लॉन्ग थ्रेड तैयार होगा, जो एक लॉन्ग मजबूत आपका फाइबर तैयार हो जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग बुनना, मतलब एक हम लोग स्टिच, है ना, चाहे वेब करते हैं एट फर्स्ट। वेब करने के बाद उसके बाद हम लोग फैब्रिक तैयार करते हैं। फैब्रिक के फिर कट करके अपने बॉडी के हिसाब से हम लोग टेलर के पास हम लोग स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, स्टिच मींस वहां पे सिलाई कर लेते हैं। These yarns are then used to make fabrics. तो फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन डियर स्टूडेंट। तो फाइबर कितना टाइप्स का है? दो टाइप्स का फाइबर है, एक आपका नेचुरल और दूसरा आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मींस मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो नेचुरल होते हैं हम लोग नेचुरली जैसे ले लेते हैं, जैसे आपको कॉटन से, सिल्क वार्म से सिल्क ले लेते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद आपका जो एनिमल का जो फर्स है ना, जूट हो गया, हेम्प हो गया, फ्लैक्स हो गया, ऐसे प्लांट है, कोकोनट हो गया, है ना, कोकोनट का भी फाइबर निकाल करके हम लोग, है ना, रस्सी बनाते हैं, रोप बनाते हैं, उसका आपका फुट मैट, डोर मैट ऐसा बनाते हैं। तो वो सब कहने के नेचुरल फाइबर है, वो नेचुरली नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन किया गया। और जो ऐसा फाइबर जो हम लोग फैक्ट्री में, है ना, बनाते हैं, टेकिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक कोल, है ना, वाटर, एयर, इटिस, चाहे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट मींस केमिकल्स को इस्तेमाल करके हम लोग जो बनाते हैं फाइबर, उसको बोलते हैं हम लोग मैनमेड या सिंथेटिक और आर्टिफिशियल ही बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो फाइबर का कितना टाइप्स है? दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल और दूसरा आपका आर्टिफिशियल।
अब नेचुरल फाइबर्स में देखो यहां पे नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट्स, तो नेचुरल की तो प्लांट से डायरेक्टली ले सकते हैं और एनिमल से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कटन हो गया, जूट हो गया, लिनेन हो गया और फ्लास्क आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, कटन, जूट, फ्लास्क, प्लांट रेस्पेक्टिवली। तो कटन हम लोग को कटन प्लांट से मिल जाता है, जूट हम लोग को जूट प्लांट से मिल जाता है, और जो लिनेन फाइबर है और फ्लास्क फाइबर है वो हम लोग को लिनेन या फ्लास्क प्लांट से मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका नेचुरल फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर हम लोग दो सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, कि तो प्लांट से ले ले, कि तो एनिमल से ले ले, ठीक है। दूसरा आपका क्या है यहां पे, ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेश ऑफ एनिमल सच एज sheep, गोट, याक, इटिस। जो ऊल जो लेते हैं हम लोग, जो ऊनी कपड़ा होता है, चाहे ऊन बनाते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं वो हम लोग सीप्स का जो फ्लीस होता है उससे बना लेते हैं हम लोग। चाहे याक का होता है जो बाहर का जो फर होता है, रैबिट का, बहुत सारा गोट का, अंगोरा गोट का, ये सब का जो फर हम लोग शेयरिंग करके, सेविंग करके उसको हम लोग फाइबर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और एज ए रिजल्ट हम लोग को ऊल प्राप्त होता है, ठीक है। ये सब हो गया ऊल बनाने की विधि हो गया। और एक हो गया सिल्क, डियर स्टूडेंट, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म्स, ठीक है। सिल्क का साड़ी देखा होगा, है ना। तो ये सब हम लोग को कहीं ना कहीं सिल्क वार्म जो कोकून बनाता है, कोकून को हम लोग, है ना, पानी में गर्म करते हैं तो उसका अंदर जो कीड़ा होता है सिल्क, वो सिल्क मत वो डाई आउट हो जाता है, मर जाता है, उसका जो कोकून होता है लूज हो जाता है, एक लंबा थ्रेड लाइक फाइबर वहां पे निकलता है, और उसी को हम लोग ट्विस्ट करके यान बनाते हैं, और यान बनने के बाद हम लोग उसको वेव कर लेते हैं, सिल्क का फैब्रिक तैयार कर लेते हैं। तो यहां से समझने की जरूरत वही है, द फाइबर विच आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, आइदर फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस। तो दीज फाइबर्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल ले ले हम लोग, कटन ले ले हम लोग, सिल्क ले ले, ऊल ले ले, है ना, एटीसी ले ले, ठीक है। ये सब हो गया नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल ले स्टूडेंट। और नेचुरल जो फाइबर होते हैं थोड़ा आपका महंगा होता है, मीन्स एक्सपेंसिव होता है, बायोडिग्रेडेबल इन नेचर से, मतलब सड़ता है ना, मतलब काफी महंगा होता है, मीन्स एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाए, हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर बनाए, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर का डिफिनेशन क्लियर हो गया, द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर्स, आइदर फ्रॉम द प्लांट सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस, आर नोन एज नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल क्या ले ले, कटन ले ले, जूट ले ले, है ना। जैसे आपका कटन, जूट, चाहे फ्लास्क, लिनेन, ये सब प्लांट सोर्सेस हो गया। उसी जगह यदि हम लोग ले ले आपका ऊल, है ना, सिल्क, ये सब क्या है, एनिमल सोर्सेस। तो आप लोग एग्जाम्पल भी आपका लिख लेना, ठीक है। दूसरा आपका नंबर 2 में आपका है मैन मेड और द सिंथेटिक फाइबर्स। द फाइबर्स आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द केमिकल्स मेनली फ्रॉम द पेट्रोलियम आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। मतलब ऐसा फाइबर जो हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाते हैं, कोल से बनाते हैं, एयर वाटर डालकर बनाते हैं हम लोग, है ना, फैक्ट्री में बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, उस फाइबर को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल सॉरी सिंथेटिक बोलो, मैनमेड बोलो और आर्टिफिशियल फाइबर बोलो, वो सेम थिंग होते हैं। एग्जाम्पल नायलॉन ले लो, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, है ना, रेयन, एटीसीज। तो ये सब सारा आपका सिंथेटिक फाइबर है, स्ट्रेन मैनमेड फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है, जो हम लोग बनाए। ये नेचुरली हम लोग को नहीं मिलता है, ये हम लोग को बनाना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन, है ना, in the laboratory or in the factories by using the petroleum products and the other chemicals are known as man-made fiber, synthetic fiber और artificial fiber. एग्जाम्पल रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है ना, बहुत सारा। तो ये सब फाइबर एग्जाम्पल हो गया मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर का। तो डियर स्टूडेंट, फाइबर क्या होते हैं, फाइबर का डिफिनेशन यहां पे है, फाइबर आर वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स, है ना, विच इज यूज टू मेक द फैब्रिक। तो फाइबर कुछ भी नहीं है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, मटेरियल से जिसको हम लोग, जिसके मदद से हम लोग फैब्रिक को तैयार करते हैं, ठीक है। और फाइबर का दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक।
सो नाउ डियर स्टूडेंट, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द फाइबर एंड फाइबर का टाइप हम लोग डिस्कस कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है सम प्लांट फाइबर्स। मतलब नेचुरल में हम लोग पहले प्लांट फाइबर पढ़ लेते हैं। हम लोग प्लांट से क्या क्या ले लेते हैं हम लोग। जैसे नंबर 1 कॉटन फाइबर है। तो कॉटन नेचुरल फाइबर है जो हम लोग को प्लांट से मिल जाता है। कौन प्लांट से? कॉटन प्लांट से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो कॉटन प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। देखो यहां पे कॉटन प्लांट इज अ श्राब है ना। प्लांट्स का टाइप है हर्ब्स, श्राब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है। तो कॉटन प्लांट आपका मीडियम साइज प्लांट है ना। मतलब ना ज्यादा छोटा प्लांट है ना ज्यादा बड़ा ट्री जैसे प्लांट है। इट इज अ मीडियम साइज प्लांट। ठीक है। कॉटन, तो कॉटन से हम लोग एक आपका यूजुअली एक ग्रो होता है ब्लैक सोइल में। मींस cotton plant grows in a black soil and a warm climate। देख लो कॉटन प्लांट हर एक जगह ग्रो नहीं हो सकता है। जिस खेत का मिट्टी ब्लैक इन कलर है, मतलब रिच इन ह्यूमस है, और यदि उस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन वार्म है, वार्म मीन्स ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी डियर स्टूडेंट, एंड मॉडरेट रेनफॉल है। मॉडरेट मीन्स भी अब क्या है, माइल्ड हो गया, ना ज्यादा रेनफॉल ना ज्यादा कम रेनफॉल हो रहा। ठीक है। तो बारिश भी ठीक ठाक होने जहां पे होता है, बारिश का क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, गर्मी भी आपका ठीक ठाक है, और आपका सोइल का कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। देन इन दैट फील्ड हम लोग कॉटन प्लांट को ग्रो है ना बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। तो ब्लैक सोइल हैज द एबिलिटी टू रिटेन द मॉइस्चर्स एंड दस इट इज बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट। तो क्वेश्चन आ सकता है, in which type of soil cotton plant grows। तो उसके आंसर लिखना है cotton plant grows in a black soil rich in humus dear student। और टेम्परेचर बोलेगा किस टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो आपको लिखना है वार्म एंड मॉडरेट रेनफॉल। मतलब ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडी हो, उस क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस मौसम में, या जहां पे मॉडरेट रेनफॉल हो, ना अधिक रेनफॉल हो रहा है और ना ज्यादा कम रेनफॉल हो रहा है, उसी जगह आपका कॉटन का प्लांट बहुत अच्छा से ग्रो कर जाता है। ठीक है। तो एवरी ईयर ड्यूरिंग स्प्रिंग न्यू कॉटन सीड्स आर प्लांटेड। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट है ना, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। हर एक ईयर में जब आपका स्प्रिंग सीजन आपका शुरू होता है, बसंत ऋतु, देन न्यू सीड्स, जैसे बसंत ऋतु मीन जो आपका जो स्प्रिंग सीजन है डियर स्टूडेंट, बसंत ऋतु जहां पे जिसमें आपका फ्लावर वाला नए नए फूल देते हैं, उसी सीजन में कॉटन सीड को बोया जाता है। तब कॉटन आपका प्लांट आपका ग्रो करते हैं। ठीक है। जब वो कॉटन आपका फ्रूट देते हैं, मीन्स आपको जो फल लगाते हैं, तो वहां पे कॉटन बल के रूप में, और उसी बल के अंदर आपका कॉटन जो फाइबर है वो आपको अवेलेबल होता है, मीन्स इन व्हाइट इन कलर। उसके बीच में आपका सीड्स बहुत सारा आपका मिलते हैं। ठीक है। ब्लैक कलर ऑफ सीड्स। तो लगभग जो कॉटन बॉल का साइज होता है, जो फ्रूट ऑफ कॉटन का, लगभग लेमन का साइज का बराबर होता है। ठीक है। तो व्हेन द क्रॉप ग्रोज टू मैच्योरिटी द कॉटन बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड सीड्स विद देयर फाइबर्स आर हार्वेस्टेड। जब क्रॉप ग्रोथ हो जाता है, मैच्योरिटी पहुंच जाता है, मींस जब हार्वेस्ट करने लायक हो जाते हैं, उस समय कॉटन बॉल आपको ब्रश करते हैं, मींस वो थोड़ा फुटते हैं। फटने के बाद उसका जो फाइबर्स होते हैं, कॉटन फाइबर जो व्हाइट कलर को बाहर निकल जाते हैं, अलॉन्ग विद द ब्लैक कलर ऑफ सीड्स। ठीक है। अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द फील्ड कवर्ड विद स्नो। मानो एक फील्ड में आपका एक बहुत लंबा चौड़ा फील्ड में हम लोग कॉटन लगाए हैं, जब आपका कॉटन बल्ब्स आ जाते हैं और ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, तो मानो एक स्नो लगता है कि स्नो ढक दिया उस फील्ड को, वैसे लगता है। पता इतना वाइट लगता है उनका है ना, कॉटन का कॉटन बल्ब्स काफी सफेद लगेगा, मानो ना एक फील्ड को कवर कर लिया स्नो से, उस ढंग का अपीयरेंस आपको लगने लगेगा। ठीक है। तो कॉटन इज यूजुअली हैंड पिक्ड फ्रॉम द कॉटन बॉल्स। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। देखो जो कॉटन बॉल्स होता है डियर स्टूडेंट है ना, उनको हैंड से पिक किया जाता है। मतलब वहां पे जन मजदूर लगा करके है ना, कॉटन बॉल को कॉटन प्लांट से अलग निकाला जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। हैंड से, अपने हाथ से निकाला जाता है। जो मजदूर हम लोग लगाएंगे, जो जन लगाएंगे, वहां से हैंड से पिकिंग करते हैं, और उसके बाद उनको कॉम्बिंग करके उसका सारा सीड्स बाहर निकालते हैं।
क्योंकि सीड्स आपका छोटा छोटा सीड्स, ब्लैक सीड उसी के अंदर आपका रहते हैं, है ना, चिपक करके। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गाइनिंग। अब देखो कॉटन बॉल से उसको सीड को अलग कर रहे हैं और फाइबर को अलग कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गाइनिंग। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज गाइनिंग, तो लिखना है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल्स is called gaining, dear students. Cotton fiber that have been separated from the seeds are referred to as linked. जब कॉटन फाइबर जिसको हम लोग सीड को अलग कर दिए और जो कॉटन फाइबर बना उसको हम लोग बोलते हैं लिंक्ड, उस फाइबर का नाम दिए हम लोग लिंक्ड। गाइनिंग ऑफ कॉटन कैन बी डन मैनुअली, जो हम लोग सेपरेट आउट करते हैं सीड्स को, है ना, कॉटन बल्ब से, चाहे कॉटन बॉल से सीड को अलग करते हैं और फाइबर को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग गाइनिंग बोलते हैं। तो गाइनिंग का हम लोग की तो मैनुअली कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, और है ना मैकेनिकली भी कर सकते हैं, मतलब मशीन का सहायता भी से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग कॉटन गाइन्स। तो कॉटन गाइन्स इन दोनों मशीन बन चुका है ना, ज्यादातर यूज होते हैं फैक्ट्रीज में। तो कॉटन बॉल्स को फैक्ट्री डायरेक्टली भेजा जाता है, वहां पे बड़े बड़े मशीन है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉटन गाइन्स, है ना। उसमें डालने के बाद, है ना, ऑटोमेटिकली कॉटन फाइबर अलग और कॉटन का जो सीड्स है वो सीड्स अलग हो जाते हैं। फिर सीड्स को कलेक्ट करो, फिर आपका स्प्रिंग सीजन जब लौटेगा फिर उसको सो कर देना है, बो देना है फील्ड में, फिर नया कॉटन प्लांट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया कॉटन क्या चीज है। कॉटन आपका प्लांट फाइबर है, नेचुरल फाइबर है ना, जिसको हम लोग ब्लैक सोइल में ग्रो करते हैं और जहां का टेम्परेचर लगभग का मॉडरेट है, मीन्स वार्म रहे और बारिश ठीक ठाक रहे, उसी मौसम में उसी जगह हम लोग कॉटन का खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉटन हम लोग समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक आपका है स्पिनिंग ऑफ कॉटन इनटू यार्न। तो कैसे हम लोग कॉटन फाइबर को हम लोग यार्न बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट, कॉटन हम लोग पढ़ लिए कॉटन फाइबर के बारे में। उसके बाद देखो यहां पे स्पिनिंग ऑफ कॉटन इनटू यार्न। अब कॉटन फाइबर हम लोग को मिल चुका है, अब उस कॉटन फाइबर से हम लोग यार्न कैसे बनाते हैं। तो सीधी सी बात यहां आप देखो, द कॉटन फाइबर इज मोस्ट वाइडली यूज प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। तो अधिकतर हम लोग जो क्लोथिंग के लिए ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग कॉटन एज अ नेचुरल फाइबर, ठीक है। और कॉटन फाइबर ऑब्टेन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ गाइनिंग आर देन स्पॉन इनटू यार्न। जब हम लोग कॉटन बॉल को चाहे मैनुअली चाहे हैंड से उसका सीड्स को अलग कर दिए, फाइबर को अलग कर दिए, चाहे मैकेनिकली मीन्स कॉटन जो गायन मशीन है उसमें डाल करके कॉटन फाइबर को अलग किए, उसका सीड्स को अलग कर लिए, जो फाइबर जो बचा हम लोग उसको हम लोग, है ना, स्पिनिंग के जरिए से, है ना, छोटा छोटा पतला थ्रेड निकालते उसको थ्रेड को स्पिनिंग किया जाता है कि तो मैनुअली कर सकते हो कि तो मशीन से भी आप स्पिन कर सकते हो। जब मशीन से स्पिन करने के बाद चाहे हैंड से स्पिनिंग करने के बाद आपको एक लॉन्ग थ्रेड तैयार होता है कॉटन थ्रेड, और उसी थ्रेड को हम लोग, है ना, थ्रेड से थ्रेड मिला करके ट्विस्ट करते हैं और स्ट्रॉन्गर थ्रेड बनाते हैं। जब स्ट्रॉन्गर थ्रेड तैयार हो जाता है उसको हम लोग राउंड राउंड बॉल्स टाइप के तैयार करते हैं एज अ यार्न। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यार्न डियर स्टूडेंट्स। जब यार्न इसी हिसाब से तैयार होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग करके हम लोग फाइबर से, है ना, यार्न बना सकते हैं, ठीक है। द स्पिनिंग प्रोसेस मेक्स द यार्न स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड फाइन। स्पिनिंग करने से क्या करता है, जो फाइबर जो बनता है, जो थ्रेड जो बनता है वो काफी स्मूथ और काफी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। जब व्हेन यार्न इज मेड, जब यार्न बन गया तो उस यार्न को वेव किया जाता है प्रॉपर्ली, है ना, बुनाई किया जाता है, निट किया जाता है, देन फैब्रिक इज रेडी, तब फैब्रिक बनता है। मतलब पहले आपको फाइबर चाहिए, फाइबर को स्पिन करो, है ना, उसके बाद एक लंगर थ्रेड बनाओ, फिर लंगर थ्रेड को राउंड राउंड बॉल्स बनाया जाता है, चाहे डाई कर सकते हो, कलर कर सकते हो उसको, उसके बाद उसको भेज दिया जाता है वेविंग मशीन में और उसको वेव करके, है ना, फैब्रिक का, है ना, प्रोडक्शन किया जाता है। जब फैब्रिक बनता है तो हम लोग अपने हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से फैब्रिक को कटवा करके अपने क्लोथ, शर्ट्स, पैंट जो भी है जरूरत की चीज हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो स्पिनिंग कैन बी डन बाय हैंड ऑपरेटेड डिवाइस सच एज टकली,
और हैंड स्पिंडल और चरखा। चरखा सुना होगा महात्मा गांधी जी के टाइम से, है ना। चरखा मीन्स एक मशीन है जिसको हाथ से भी हम लोग घुमा घुमा करके हम लोग थ्रेड के रूप में तैयार कर सकते हैं, फाइबर, है ना। फाइबर को लगाएंगे तो लॉन्ग लॉन्ग करेंगे, उसको स्पिनिंग करेंगे, थ्रेड आपका उसमें आपका स्पिनिंग होना शुरू कर देगा। तो चरखा यूज करो, चाहे हैंड से टकली होता है ना, वुड से बनाया जाता है ना, वो भी यूज कर सकते हैं। गांव में देखा होगा, अभी भी बहुत सारा गांव में यूज करता है टकली। तो इससे हम लोग जनरली आपका फाइबर को स्पिन करके हम लोग एक लॉन्ग थ्रेड बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, और उसी फाइबर को बाद में बुना जाता है, बुन करके फैब्रिक में तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है, अब इन दिनों तो स्पिनिंग मशीन भी आ चुका है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेविंग एंड निटिंग। डियर स्टूडेंट, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले आपको चाहिए फाइबर चाहिए, चाहे प्लांट फाइबर ले लो, एनिमल फाइबर ले लो, चाहे आपका सिंथेटिक फाइबर, पहले फाइबर चाहिए आपको। तो फाइबर को पहले आपका स्पिनिंग के जरिए से मजबूत थ्रेड बनाया जाता है ना। मजबूत थ्रेड बनाने के बाद उसको वेब मतलब एक राउंडर बल्स में तब्दील किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यान, है ना। स्पिनिंग के जरिए से यान बना, अब यान को वेब किया जाता है, बुना जाता है ना। वेविंग मशीन में डालो, चाहे आपका नेटिंग मशीन में डाल करके उसको नेट करो। ठीक है, जब नेट करने के बाद, वेविंग करने के बाद आपका फाइनली फैब्रिक तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक यहां पे, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। डियर स्टूडेंट्स, एक कॉटन कैसे प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, इन वर्ल्ड चाइना हैज बीन द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, फॉलोड बाय इंडिया एंड यूएसए। तो इस वर्ल्ड में चाइना ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन करते हैं, और उसके बाद इंडिया है सेकेंड नंबर में, उसके बाद नंबर थर्ड में आपका यूएसए है। डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो चाइना इज अ लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय इंडिया एंड यूएसए सेकेंड एंड थर्ड में। However, for the last 2 to 3 years, India has beaten China to become the largest producer of cotton in the world. मगर पहले थे चाइना, मगर दो तीन साल में आपको देखा गया कि इंडिया ऐसा कंट्री है जो आपको वर्ल्ड में अधिकतर आपको कॉटन का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ब्राजील, मैक्सिको, सूडान, टर्की आर द सम अदर कंट्रीज वेयर कॉटन इज ग्रोन इन अबंडेंस। तो इंडिया, चाइना, यूएसए के अलावा ब्राजील, मैक्सिको, सूडान, टर्की भी ऐसा कंट्रीज है जहां पे कॉटन का फार्मिंग, कॉटन का उत्पादन अधिकतर किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अबंडेंस मींस प्लेंटी, अधिकतर, है ना। इन इंडिया द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर, अब देखो इंडिया में किस स्टेट में, किस जगह आपका ज्यादा कॉटन का उत्पादन होता है। जैसे नंबर 1 स्टेट देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो ये सब स्टेट का नाम है जहां पे अधिकतर कॉटन का फार्मिंग आपका किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखो अब यार्न टू फैब्रिक। डियर स्टूडेंट्स, अब यार्न से फैब्रिक कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि हम लोग को फाइबर मिल चुका है, बार बार रिपीट हो रहे हैं हम लोग। पहले फाइबर ले लो, उसको स्पिनिंग जरिए से आपका लॉन्ग थ्रेड बनाओ, स्ट्रंगर बनाओ, उसको आपका राउंड राउंड बल्ब बनाया जाता है, जिसको बल्ब को हम लोग बोलते हैं यार्न। अब यार्न बनने के बाद उसको वेब कर दिया जाता है, चाहे नीट कर दिया जाता है, ताकि हम लोग को फाइनली फैब्रिक मिल जाए। यही प्रोसेस है आपका फाइबर से फैब्रिक बनाने के तक। ठीक है, द टू मेन मेथड्स बाय व्हिच द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न आर वेविंग एंड निटिंग। जब यार्न बन जाता है तो हम लोग उसके बाद वेविंग एंड निटिंग के जरिए से हम लोग एक अच्छा फैब्रिक में फाइबर को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो वेविंग देख लो वहां पे, इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। तो एग्जैक्टली देखो यहां पे वेविंग ऐसा प्रोसेस है जहां पे 2 सेट्स ऑफ यार्न, है ना, टुगेदर टू मेक फैब्रिक। मतलब 2 सेट लिया जाता है, एक सेट इधर होते हैं और एक सेट इधर होते हैं। तो 2 सेट ऑफ यार्न लेकर के उसको इंटरलॉक किया जाता है, एक इधर दौड़ेगा तो एक आपका इधर दौड़ता है ना, मतलब एक इंटरलॉक किया जाता है इस ढंग से। देखना कपड़ा, देखना आपका कुछ धागे, कुछ थ्रेड्स इधर होंगे और कुछ थ्रेड्स उधर से आते होंगे और एक दूसरे में इंटरलॉक है। डियर स्टूडेंट, जब उसको स्ट्रेट खींचा जाता है तो एक स्ट्रेट प्लेन फैब्रिक आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। आपके तो आप लूम का भी 2 टाइप का है, हैंड लूम्स के तो मैकेनिकली कर सकते हो, मैनुअली कर सकते हो।
तो मैकेनिकल में मशीन यूज करते हैं, जैसे आपका पावर लूम है इन दिनों, है ना, क्योंकि हाथ से उतना संभव नहीं उतना कपड़ा बनाने के लिए, उतना फैब्रिक तैयार करने के लिए, है ना। पहले जमाना में हैंडलूम का अधिकतर यूज होता है, और अभी भी गांव में चले जाओ जहां पे बिकट जगह है, रिमोट एरिया है, अभी भी हैंडलूम का इस्तेमाल करके वहां पे फैब्रिक का तैयार किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है। पर अभी इन दिनों इतना फैक्ट्री सब लंच हो गया जिस फैक्ट्री में पावर लूम का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से आपका आसानी से चल जाता है, ठीक है। तो लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड हैंडलूम्स और पावर ऑपरेटेड पावर लूम्स, ठीक है। लूम ऐसा मशीन है जो हैंडलूम्स में है, जो हैंड ऑपरेटेड को बोलेंगे हैंडलूम्स, जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसको बोलते हैं हम लोग पावर लूम्स। और इस लूम का काम वही है, यान को, दो सेट ऑफ यान को वेव कर देना, बुनाई कर देना, है ना। वेविंग के लिए आपका लूम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन अ लूम ऑफ फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरलैसिंग द टू सेट्स ऑफ थ्रेड एट राइट एंगल। दो थ्रेड को इंटरलॉक किया जाता है राइट एंगल में, एक इधर दौड़ेगा तो एक थ्रेड इधर चला जाता है, ठीक है। और इसी थ्रेड में बहुत सारा थ्रेड को लगाया जाता है, उस हिसाब से इंटरलॉक किया जाता है एक दूसरे में एट अ राइट एंगल, एट अ 90 डिग्री। द प्रोसेस ऑफ वेविंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहां पे एक्टिविटी दिया है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देख सकते हो, है ना। एंड बाय रीडिंग यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी, कैसे आपका फैब्रिक तैयार किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका काटा गया, फाइबर बनाया गया, ब्लैक कलर व्हाइट कलर, उसके बाद वेव किया जाता है यहां पे, है ना। देखो एक ब्लैक कलर इधर चला गया, व्हाइट कलर इधर आ गया, तो फाइनली वेव करके इस ढंग से आपका बनाया जाता है ना। तो फाइनली आपका ये फैब्रिक तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। यू कैन सी द पिक्चर एंड यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली, ठीक है। फैब्रिक बनाने के लिए दो सेट ऑफ यान को, है ना, 90 डिग्री में वेव किया जाता है। वेव करने के लिए आपका मशीन यूज करो, चाहे पावर लूम यूज करो, चाहे हैंडलूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हो गया नेटिंग डियर स्टूडेंट्स। यू मस्ट हैव नोटिस योर मदर और ग्रैंड मदर्स नेटिंग स्वेटर्स फॉर यू एट अ होम। गांव में चाहे अपनी मम्मी चाहे ग्रैंड मदर को देखा होगा, यान लिया जाता है ना, राउंड राउंड आपका जो बल्स ऑफ थ्रेड है, और उनमें आपका जो नीडल्स लगा करके, बड़ा बड़ा नीडल्स लगा के स्वेटर को बुनाई किया जाता है। तो बुनाई करते समय देखना, एक थ्रेड को इधर लेके चले जाते हैं और दूसरा थ्रेड को इस ढंग से आपका इंटरवोवन करते हैं, लग करते हैं एट 90 डिग्री, तब जाकर एक स्वेटर तैयार होता है ना। देखना आपको स्वेटर ध्यान से देखना, एक धागा इधर गया है, एक धागा इधर गया है, तो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न इज कॉल्ड नीटिंग, ठीक है। यदि आपका फैब्रिक तैयार होते हैं सिंगल यार्न से, मतलब एक ही यार्न लिए और उसी से बनाया जा रहा है स्वेटर का, तो उसको बोलते हैं हम लोग नीटिंग, है ना। नीटिंग इज डन आइदर बाय द हैंड और द मशीन। तो नीटिंग मशीन से भी कर सकते हैं, मीन्स मैकेनिकली भी कर सकते हैं, और मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली मीन्स हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंस knitting is done from the single yarn, if you pull a yarn from a sweater, the whole sweater gets unraveled, ठीक है। Socks, sweaters and many other curtains items are made by knitting yarns। देखना, socks मीन्स जो मोजा होते हैं, जो टोपी होते हैं, है ना, वो सबको सिंगल यार्न से बना के तैयार कर जाते हैं। यदि एक धागा हम लोग निकाल लिए, खुल गया, तो पूरा आपका स्वेटर या पूरा आपका जो सॉक्स है, पूरा जो टोपी आपका खुल के, है ना, फिर आपका थ्रेड में आपका बन जाता है, जैसे वो तुरंत खुल जाएगा। और हम लोग का शर्ट से एक धागा तानने से आपका पूरा शर्ट आपका नहीं खुल पाता, क्योंकि ये आपका मशीन से बुना गया है, और इसमें आपका इंटरलॉक्ड किया गया दो डिफरेंट सेट्स ऑफ यार्न का। एक थ्रेड निकल गया, फिर भी आपका जो भी शर्ट से, जो भी जीन्स से, जो भी पैंट से आपका सही सलामत है, मतलब वो काफी और भी टिकाऊ जा सकता है। पर यदि जो स्वेटर हम लोग हाथ से बनाए और सिंगल यार्न से बना है, तो एक थ्रेड कहीं से निकल गया तो टोटली वो स्वेटर फिर बिगड़ जाता है। फिर उसको खोलो, फिर थ्रेड बनाओ, यार्न बनाओ, फिर उसको दोबारा निट करो मजबूती से, तब वो फिर आपसे फिर वो लंबा दिन तक आपका चलेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे एक आपका फ्लो चार्ट दिया गया, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे है ना। हियर लेट मी शो यू। हियर देखो, यहां पे कॉटन बॉल्स लिया गया, हियर यू कैन सी कॉटन बॉल्स, उससे हैंड पिकिंग किया गया। कॉटन मास मीन्स कॉटन फाइबर अलोंग विद द स्ट्रिप्स। इसके बाद गाइनिंग किया जाता है। यहाँ पे गाइनिंग करने के बाद
कटन सीड अलग, और कटन का जो फाइबर है जिसको बोलते हैं हम लोग लेंट, वो अलग हो गया। तो लेंट बनने के बाद उसको स्पिनिंग करते हैं, है ना। स्पिनिंग करने के बाद हम लोग यार्न बनाते हैं, यार्न बन गया, उसको वेविंग करो या नेटिंग करो तो ये फैब्रिक बनता है। यहां तक वो है ना, एक कॉटन फाइबर से, है ना, फाइबर से फैब्रिक तक क्या क्या जोड़नी है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफी लॉन्ग टाइम है। ये नहीं कि तुरंत कॉटन बन लिया तुरंत फैब्रिक तैयार हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, काफी समय लगता है, काफी मेहनत है डियर स्टूडेंट्स, है ना। फाइबर से फैब्रिक तक का जो सफर होता है, जोड़नी होता है, वो काफी लॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स है ना। ये फ्लो चार्ट यदि देखने के बाद भी आप लोग समझ जाओगे कि कैसे एक कॉटन बॉल से कॉटन फैब्रिक को तैयार किया जाता है। इसी ढंग से सारा फैब्रिक को तैयार किया जाता है, चाहे कॉटन रहे, सिल्क रहे, है ना, और भी अलग अलग रहे, ठीक है। तो कॉटन स्ट्रेंथ एंड द एब्जॉर्बेंसीज make it an ideal fabric for the production of the thousands of useful products like the sheets, towels, है ना, tarpaulins and the tents, pharmaceuticals and the medical supplies and even the astronauts in flight spacesuit। तो कॉटन फाइबर काफी अच्छे हैं, हम लोग को काफी सुकून देते हैं, मतलब ठंडक रहते हैं, है ना, गर्मी में ठंडा रखता है और आपका ठंडी में थोड़ा, है ना, वार्मनेस मेंटेन करता है और पहनने में काफी आरामदायक रहता है। इसलिए कॉटन का ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे सीट्स बनाने में, शर्ट्स बनाने के लिए, मे बी पैंट्स बनाने के लिए, जो आपका ब्लैंकेट्स होते हैं उड़ने के लिए, चाहे बेड शीट्स हो गए, टॉवल्स हो गए, है ना, पर्दे हो गए, है ना, पर्दा बनाने के लिए, मे बी आपका ट्रायंगुलिन्स, जो भी टेंट होते हैं, उसको भी हम लोग कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो अधिकतर आपका यूज होते हैं, जैसे फार्माक्यूटिकल्स में, मतलब एक डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, जैसे है ना कोई घाव हुआ है उसको लपेटना, रुई दिखा होगा कॉटन, है ना, घाव सब में, वुंड सब में आपका, है ना, ढकने के लिए वो सब यूज किया जाता है, मतलब वो आपका एलर्जिक नहीं होता है, हम लोग को कोई आपका इन्फेक्शन नहीं करता है, इसीलिए कॉटन फाइबर का अधिकतर यूज है हम लोग के लाइफ में, ठीक है। तो अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कॉटन हार्वेस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग clothing while the rest is used in the home furnishing and the industrial product। लगभग वर्ल्ड में जो टोटल आपका कॉटन का प्रोडक्शन है उसमें लगभग 60% से ज्यादा कॉटन का इस्तेमाल होता है क्लोथिंग के लिए, और जो बाकी बात जो बचते हैं 40% उसको इस्तेमाल किया जाता है होम फर्निशिंग में, जैसे पर्दा बनाने के लिए, है ना, चाहे आपका बेडशीट्स के लिए, अदर इटिस सो ऑन, फर्निशिंग के लिए, घर का सजावटी के लिए, है ना, चाहे जो भी चीज है ये सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, है ना, इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रोडक्ट होते हैं जहां पे कॉटन का अधिकतर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कॉटन के बाद हम लोग, कॉटन भी आपका प्लांट फाइबर है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जूट फाइबर, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट इज टाइम टू डिस्कस द जूट। जूट भी प्लांट फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, ठीक है। तो पढ़ने जा रहा हूं यहाँ पे, जूट इज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल प्लांट फाइबर आफ्टर द कॉटन इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन एंड यूजेस। कॉटन का हालांकि ज्यादा यूज होते हैं, अधिकतर यूज होते हैं, उसके बाद जूट ऐसा प्लांट फाइबर है जिसका भी, है ना, अधिकतर यूज हम लोग के लाइफ में पाए जाते हैं, ठीक है, और कल्टीवेशन में और यूजेस में। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट, है ना, हिंदी में पटुआ बोला जाता है, देखा होगा, है ना, लॉन्ग लॉन्ग आपका जिसे संठी निकलता है ना, संठी देखा होगा, सुना होगा। संठी में से एग्जैक्टली वुडी पोर्शन ऑफ जूट प्लांट है। पहले क्या किया जाता है, जैसे जूट प्लांट को लगाया जाता है, सीड्स होते हैं उन लोग का भी दाना, उस सीड्स को बोया जाता है ना, वही आपके स्प्रिंग सीजन, अभी का सीजन है, जूट प्लांट को लगा देना है ना, तो थोड़ा 1-2 महीना के बाद वो हार्वेस्टिंग करने लायक हो जाते हैं, मीन्स बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको कट किया जाता है, उसके बाद बोझा बना करके, है ना, छोटा छोटा उसको पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है 15 से 21 दिन के लिए। उसके बाद जब वो सड़ जाते हैं, मीन्स उसका बाहर का जो स्टेम वीक हो जाता है, मीन्स काफी, है ना, फ्रेगाइल हो जाता है, तो धीरे धीरे वो फाइबर अंदर का निकलना शुरू कर देता है, और जो वुडी पोर्शन है वो सेंटी के रूप में अलग हम लोग ले लेते हैं, अलग इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसी फाइबर को लपेट करके आपका सूखने के बाद उसको जूट का बोरा, जूट का बैग, जूट का आपका मैट, तो जूट का बहुत सारा आइटम आपका बना दिया जाता है, ठीक है, अभी इन दिन।
तो जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, काफी सस्ता है। सम ऑफ द यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ जूट फाइबर आर इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल, सड़ जाता है, मीन्स आपका इको फ्रेंडली है, हम लोग के इन्वायरमेंट के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। कॉटन भी बायोडिग्रेडेबल, जितना भी नेचुरल फाइबर है बायोडिग्रेडेबल इन नेचर से, मतलब वो सड़ जाता है ना। जब आपका काफी एक लंबा यूज किए हम लोग, जब आपको वो फट गया, यूज करने नहीं लायक है, तो कहीं पे रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो डिके हो जाएगा, सड़ जाता है, मीन्स फिर बाद में वो नेचर में अपना मिल जाता है बाद में, ठीक है, सॉइल्स में, मतलब कोई किस्म का आपका नुकसान, चाहे पॉल्यूशन आपका नहीं करता, जैसे आपका प्लास्टिक चाहे और भी आइटम जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है वो करते हैं, ठीक है। तो जितना भी प्लांट फाइबर से, जैसे जूट ले लो, कॉटन ले लो, ये सब क्या है आपका बायोडिग्रेडेबल इन नेचर से, और चीपेस्ट है ना, काफी सस्ता है। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, काफी मजबूत है। देखा होगा जूट का बोरा, इसमें धान उन आपका इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है ना, भरा जाता है। तो जूट का फाइबर काफी मजबूत होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, स्ट्रेंथ रहता है। और जूट इज अ रेनी सीजन क्रॉप एंड ग्रोन बेस्ड इन द वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। आई टोल्ड यू, जहां पे वार्म है, ह्यूमिड है, थोड़ा थोड़ा अच्छा बारिश होता है, और आपका सोइल आपका ठीक ठाक है, फर्टाइल है, तो उस जगह यदि हम लोग जूट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भरमार जूट का प्रोडक्शन हो जाता है, उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा फाइबर ले सकते हैं, ठीक है। तो जूट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल सोइल रिसीविंग द सिल्ट फ्रॉम द एनुअल फ्लड्स as in the Sundarbans Delta in India and Bangladesh, where almost 85% of the world's jute cultivation is concentrated. Dear student, बांग्लादेश ऐसा कंट्री है क्योंकि ये इस जगह, इस लैंड में, इस रिवर बेसिन में ज्यादा ग्रो करता है, जहां पे सेल्स, जो सैंड, मिट्टी, ह्यूमस, क्योंकि जब फ्लड आते हैं ये सब बहते हुए रिवर के जो बैंक के साइड में आपका जमा कर देता है, चाहे फील्ड के जो रिवर के आसपास जो फील्ड है उसमें जब फ्लड्स होते हैं उसमें आपका जमा हो जाता है ह्यूमस। जब वहां पे हम लोग लगाएंगे, जैसे सुंदरबन डेल्टा, चाहे बांग्लादेश के मोस्ट ऑफ जो पार्ट है ना, उस जगह अधिकतर प्रोडक्शन होता है जूट का, मोटामोटी मोर देन 85% ऑफ दी वर्ल्ड जूट प्रोडक्शन उसी क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। तो इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो बिहार का भी जमीन आपका एलोवेल सोइल है, तो यहां पे भी आपका जूट का प्रोडक्शन अच्छा आपको देखने को मिलता है। चाहे आप ले लो वेस्ट बंगाल ले लो, असम ले लो, ये सब क्षेत्र थोड़ा बहुत अच्छे हैं जूट के लिए। तो जूट इस जगह, इस क्षेत्र में अधिकतर हर एक साल काफी अच्छा मात्रा में प्रोडक्शन कर लिया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। जूट मीन्स पटवा, सोन समझते होगे, है ना। जूट फाइबर आर यूज्ड इन वेराइटी ऑफ पर्पस सच एज नंबर 1 टू मेक क्लॉथ फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन्स। ऐसा क्लॉथ बनाया जाता है ताकि उससे हम लोग जो कॉटन, जो हम लोग कॉटन का फिल से लाते हैं, कॉटन बॉल्स, उसको बांध करके, है ना, एक लंबा आपका एक चादर जैसे बनाया जाता है ना जूट का, ताकि उसमें हम लोग कॉटन बॉल्स को बांध करके हम लोग फैक्ट्री डाल सकें, फैक्ट्री में भेज सकें, ठीक है। तो रैपिंग बेल्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग कॉटन, है ना, जूट का फाइबर को। टू मेक सैक्स एंड अदर रैपिंग मटेरियल्स, हम लोग बोरा बना सकते हैं, सैक्स बना सकते हैं, और दूसरा भी आपका रैपिंग मटेरियल हम लोग बना सकते हैं। जैसे आलू, प्याज देखा होगा, है ना, जूट का बोरा में अधिकतर आते हैं, है ना, उसमें एक्सपोर्ट किया जाता है, चाहे इंपोर्ट किया जाता है। तो इस सब के लिए हम लोग ज्यादातर आपका जूट का इस्तेमाल करते हैं। टू मेक सैक्स एंड अदर रैपिंग मटेरियल्स, टू मेक कर्टन्स, पर्दा बनाने के लिए, हैंड बैग्स बनाने के लिए, है ना, चेयर कवरिंग बनाने के लिए, कारपेट्स बना सकते हैं हम लोग, एंड मेनी अदर थिंग्स भी हम लोग बना सकते हैं जूट का फाइबर लेकर के। अब रेटिंग ऑफ जूट फाइबर्स, डियर स्टूडेंट, रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द जूट फाइबर फ्रॉम द जूट प्लांट्स इज कॉल्ड रेटिंग। आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज रेटिंग, तो लिखना वही है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग जूट फाइबर फ्रॉम जूट प्लांट इज कॉल्ड रेटिंग। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड आफ्टर द फ्लावरिंग एंड द बिफोर दे टर्न इनटू द फ्रूट्स। जब आपका जूट प्लांट, है ना, फ्लावर्स दे देते हैं और बिफोर फ्रूट, उसमें फ्रूट लगते हैं, दाने लगते हैं, उस फ्रूट देने से पहले उसको हम लोग हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मींस उसको काट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक्स ऑफ द प्लांट्स आर ड्राइड टाइड इनटू द बंडल्स। जो स्टॉक होते हैं, लंबा लंबा स्टॉक, ठीक है, उसको बंडल्स में, बोझा में बांधा जाता है, बांध करके तैयार किया जाता है, एंड उसको पानी में, जैसे गड्ढा उड्ढा हो गया, जैसे पौंड हो गया, पोखर हो गया,
उस गड्ढा में उस बोझाकर को आपका डुबो दिया जाता है, मीन सॉक कर दिया जाता है लगभग अबाउट 15 to 25 मीन 15 to 21 डेज मीन लगभग 20 दिन के आसपास उसको सड़ने के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है डियर स्टूडेंट। तो आफ्टर 20 डेज वो रॉट होना शुरू कर दिया, मीन्स वो बाहर का जो भी है वो सड़ जाता है ना। दिस इज डन टू सस्टेन द टिश्यू सो दैट द फाइबर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड। इसलिए किया जाता है ताकि वो फाइबर जो होता है संठी में जो चिपका हुआ रहता है वो काफी लूज हो जाता है और अलग हो जाता है, ताकि उसको हम लोग इजीली सेपरेट आउट कर सके और जो संठी है उसका अंदर का जो वुडी पोर्शन उसको हम लोग इजीली अलग कर सके। तो इस हिसाब से हम लोग है ना उसी को बोलते हैं हम लोग रेटिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द जूट फाइबर फ्रॉम द जूट प्लांट्स है ना इज कॉल्ड रेटिंग। द फाइबर्स आर देन स्ट्राइप इन फ्रॉम द स्टॉक्स इन लॉन्ग strands and washed in clear and running water। तो उस फाइबर को जो अलग हो जाते हैं फाइबर आफ्टर 20 डेज उसको अलग किया जाता है और उसको वॉश किया जाता है अच्छे पानी में क्लियर वाटर में, और उसको सूखने के लिए आपका सनलाइट में आपका छोड़ दिया जाता है, मीन्स टांग दिया जाता है। जब थोड़ा सूखते हैं उसको फिर आपका बंडल्स बना करके आपका है ना बगल में जो भी आपका मिल्स है जूट मिल्स उसमें आपका भेज दिया जाता है ना जो फार्मर्स द्वारा, ठीक है। तो वहां पे फैक्ट्री में फर्दर प्रोसेसिंग होता है। पहले आपका थ्रेड बनेगा स्पिनिंग करके यान बनेगा, उसके बाद अपना जब थ्रेड बन जाएगा मजबूत यान बन जाएगा उसके बाद वेविंग करके अपना सैक्स बनाओ, कर्टेन्स बनाओ, हैंडबैग्स बनाओ, जो भी बना सकते हो, ठीक है लेटर। तो आफ्टर 2-3 days of the drying the fiber are dried into bundles and sent to the mills। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश आर द 3 मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द जूट फाइबर। तो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जहां पे अधिकतर जूट का प्रोडक्शन आपका देखने को मिलता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये था रेटिंग ऑफ फाइबर्स डियर स्टूडेंट जूट के बारे में। उसके बाद आ जाओ यहां पे कोयल। नाउ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज कोयर। Coir is also a natural plant fiber. It is a coarse, hard and short fiber extracted from the outer fibrous shell, husk of coconut। तो कोयर फाइबर ऐसा फाइबर है जिसको कटन जो कोकोनट होते हैं, सॉरी नॉट द कटन, कोकोनट नारियल है ना, नारियल का जो बाहर का जो आउटर है जो कवरिंग देखा होगा, जब आपका कोकोनट को जब से सूख जाता है, जब भी कोकोनट को जो फ्रूट होता है उससे निकाला जाता है तो जो बाहर का कवरिंग उसमें बहुत सारा हेयर्स लाइक थ्रेड आपका अवेलेबल होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोयर फाइबर, ठीक है। इट इज रिलेटिवली वाटरप्रूफ एंड इज वन ऑफ द फ्यू नेचुरल फाइबर्स रेजिस्टेंट टू डैमेज बाय द सॉल्ट वाटर। देखिए काफी मजबूत होते हैं और पानी से कम अटैक होता है, मीन्स पानी में सॉल्ट वाटर में डालने के बाद ये सड़ता नहीं, डैमेज नहीं होता है ना, बहुत दिनों तक ये टिकाव देता है इन कंपैरिजन टू द जूट एंड कटन। इसीलिए कोयर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे रोप बनाने के लिए, फुटमैट बनाने के लिए है ना, चाहे डोरमैट बनाने के लिए etc, ठीक है। तो देखते हैं लेटर ऑन कोर्स। कोयर इज टू कोर्स, मगर ये काफी कोर्स होते हैं, रफ होते हैं। टू मेड इनटू गारमेंट्स, तो इसका कपड़ा हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो चुभेगा बदन में, ठीक है, मुलायम नहीं रहता, सॉफ्ट नहीं रहता है, कोर्स है, ठीक है। देखा होगा जब आपको व्हेन यू टेक द कोकोनट रोप उसको टच करना, जिसको खटिया उटिया जो बुना जाता है, देखना आपको कोकोनट का रस्सी से ही बुना जाता है, उसको टच करने के बाद काफी वो थोड़ा चुभता है ना, मीन्स काफी रफ है, कोर्स है, उसको हम लोग गारमेंट नहीं बना सकते, मीन्स कपड़ा नहीं बना सकते, फैब्रिक नहीं बना सकते जिससे हम लोग क्लोथ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बनाया जाता है, रोप बनाया जाता है। रोप्स मीन्स आपका जो रस्सी हो गया। मैट्रेसेस बना सकते हैं हम लोग, है ना, जो मैट्रेसेस बिछाने वाला है। ब्रशेस बना सकते हैं हम लोग, डोरमैट्स बना सकते हैं हम लोग, फ्लोर मैट्स बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल सीट्स बना सकते हैं, सैक्स बना सकते हैं etc। तो ये सब चीज में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोयर जो फाइबर है जिसको हम लोग कोकोनट जो फ्रूट है उसके बाहर से हम लोग छिल करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फाइबर के रूप में। तो काफी आपका प्लांट फाइबर है, काफी फेमस है, प्रचलित है और काफी एक्सेसिव यूज है इसका भी,
ठीक है, हम लोग के लाइफ में। उसके बाद आ जाओ डियर स्टूडेंट, सिल्क कटन। तो सिल्क कटन इज अनदर प्लांट फाइबर दैट इज कॉमनली यूज्ड एज स्टॉपिंग इन पिलोज, स्लीपिंग बैग्स एंड लाइफ जैकेट्स। दिस फाइबर इज obtained for the silk cotton tree, also called kapok tree। तो ऐसा फाइबर हालांकि सिल्क सुनने में लगता है कि ये आपका, मगर ये सिल्क कटन है ना। ये फाइबर प्लांट फाइबर का नाम है ना, जिसका नाम है आपका कैपोक ट्री है, उससे हम लोग को जो मिलता है, और वो सिल्क और कटन का कॉम्बिनेशन जैसा फाइबर लगता है, इसीलिए उसको बोला गया सिल्क कटन, है ना, सिल्क कटन ट्री। The fruits of the kapok tree contains the fiber that are light and floppy like cotton. When the fruits ripen, it bursts open, releasing the fibers. इसका जो फाइबर होता है काफी स्मूथ है, काफी आपका फाइन है, काफी मुलायम है, जैसे कटन जैसा और सिल्क जैसा, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिल्क कटन ट्री और कैपोक ट्री। डियर स्टूडेंट, जब इसका फ्रूट ब्रस्ट आउट होता है तब इससे आपका जो निकलते हैं काफी सिल्क कटन है ना, इसको कैपोक ट्री बोला जाता है, सिल्क कटन ट्री बोला जाता है। देखा होगा उसमें काफी मुलायम लगेगा कि कटन जैसा ही आपका वो बल्स निकल रहा है, तो उसको बोला गया कैपोक ट्री और सिल्क कटन ट्री। तो उससे जो फाइबर निकलता है उसका नाम हो गया सिल्क कटन फाइबर। तो ये प्लांट फाइबर है। दूसरा आजा हेम्प। हेम्प फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट, है ना, जैसे जूट प्लांट्स। हेम्प फाइबर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द रोब्स, कारपेट्स, नेट्स, क्लोथ्स एंड पेपर। तो हेम्प एक ऐसा प्लांट है जिससे हम लोग फाइबर ले सकते हैं और उस फाइबर का इस्तेमाल करके हम लोग अपने, है ना, रोब बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं, नेट्स बना सकते हैं, है ना, जाल, क्लोथ्स बना सकते हैं एंड पेपर भी बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा फाइनल टॉपिक है आपको फ्लास्क। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लास्क प्लांट आर वोवन टू मेक द फैब्रिक कॉल्ड लिनेन। तो ये ऐसा प्लांट है जिसका हम लोग स्टीम से, है ना, फ्लास्क फाइबर, जिसका नाम लिनेन देते हैं, हम लोग लिनेन फाइबर हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, काफी मुलायम है, काफी फ्रेश होता है, काफी स्मूथ रहता है। फ्लास्क फाइबर आर आल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द रोप्स एंड द हाई क्वालिटी पेपर्स। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग रोप्स बनाने के लिए और हाई क्वालिटी पेपर्स बनाने के लिए। देखा होगा क्वालिटी, जो पेपर्स का भी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग आपका वर्जन है, तो डिपेंड करता है कौन सा फाइबर हम लोग इस्तेमाल करके उसको बना रहे हैं, चाहे बनाए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से हम लोग को वही समझना है व्हाट इज फाइबर, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फाइबर, है ना, नेचुरल, टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, मैनमेड फाइबर, उसका एग्जांपल्स, और कैसे आपका फाइबर से फैब्रिक हम लोग बना लेते हैं, और है ना, डिफरेंट प्लांट फाइबर के बारे पढ़े, कटन के बारे पढ़े, है ना, जूट के बारे पढ़ ली हम लोग डिटेलिंग। तो ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक एंड्स हियर। मतलब हम लोग हर एक लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ लिए और समझ भी लिए। तो इस चैप्टर से आप लोग को सारा जो भी है मैच द फॉलोइंग, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सारा चीज बना लेना है अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, तो स्टे एट योर होम डियर स्टूडेंट्स, है ना, स्टे होम और स्टे एट द होम एंड स्टे सेफ विथ योर फैमिलीज, है ना, और अपने स्टडी के साथ आपका, है ना, पैरेलल जाओ, सारा फेयर जो भी है अपने नोटबुक्स में उतार लेना है। जब स्कूल खुलेंगे हम लोग उसको दोबारा चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग फाइबर टू फैब्रिक एंड कर लिए। टिल देन डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।